और यो वीडियो है यो बीजेपी वाला ना देख ले, वरना आगे दिक्कत हो सके है, कहीं दिक्कत हो सके है। या जो संस्कृत पाठशाला कना बनाई, बिसल देव जी तो बनाई, बगे पाछे के हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक आ गयो युद्ध करके, और कुतुबुद्दीन ऐबक के करो कि भाई 1194 के अंदर, यानी कि देख लो कितनी साल के पाछे कुतुबुद्दीन ऐबक आयो और अन्य तुड़वा दी, स्कूल ने तुड़वा के संस्कृत वाली ने, और एक की जगह के बनवा दियो 2.5 दिन को झोपड़ो, एक तरह से यह मस्जिद ही है, यह बनवा दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सबजोग पर। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो अजमेर के बारे में होने वाला है। जैसा कि हमने पहले वीडियो के अंदर भी बताया था कि जैसे ही राजस्थान ज्योग्राफी का जो ये नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन पूरा होने के बाद में हम एक तरह से जिला दर्शन के हिसाब से पढ़ेंगे, अजमेर ले लेंगे, उसके बाद में सारे तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो बारी बारी से अपन ले लेंगे। तो सबसे पहला अपन ने डिस्ट्रिक्ट लिया है वो लिया है अजमेर। अजमेर की बात कर लेते हैं। ये आरटीओ नंबर भी पता इसके RJ01 अजमेर। अभी जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये अजमेर है। अजमेर से ये जयपुर लगता है, इधर नागौर लगता है, पाली लगता है, भीलवाड़ा लगता है और इधर टोंक लगता है। तो ये अजमेर की बात है। ये अजमेर का मैप भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये अजमेर है। अजमेर के अंदर किशनगढ़, नसीराबाद, पेशांगन, मसूदा, ब्यावर, बिनाई, सरवार और केकड़ी हो गया। अब इसकी जो बात है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, शायद हो सकता है पढ़ने के हिसाब से बोरिंग नहीं आए। जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके हिसाब से बोरिंग भी हो सकता है, तो नहीं पढ़ने वाले हैं वो तो इसकी पहले ही कर चुके होंगे। एक शुरुआत से अपन अजमेर के बारे में देख लेते हैं कि अजमेर की स्थापना कैसे हुई थी, कैसे नहीं हुई थी, कहाँ पे अपने को ये सब कुछ मिला था, सारी चीज देखेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ अजमेर अपन पढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार क्या हुआ, उन्होंने कहा कि 7वीं शताब्दी में चौहान राजा अजयपाल जी केकरी अजमेर की केकरी स्थापना करी। थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हैं ताकि मजा आएगा, बोर नहीं होने देंगे, आपको किसी भी चीज में बोर नहीं होने देंगे। पृथ्वीराज मूवी आपने देखी है बॉलीवुड वाली, उसका सारा का सारा जो कारण है वो ये अजमेर है। अजमेर का एक राजा है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अजमेर के जो संस्थापक हैं वो हैं अजयराज जी। अजयराज द्वारा अजमेर की स्थापना कब की गई? 1133 ईस्वी में। यह बात आपा ने बताई कर्नल जेम्स टोड। कद करी? 7वीं शताब्दी में करी। 1113 से लेके 1192 तक क्या हो गयो? 1113 से लेके 1192 तक अजमेर पर कको राज रियो, अजमेर पर चौहाना को अधिकार हो। कब से कब तक? 1133 से 1192 तक। मतलब बहुत ही अच्छी चीज है। थोड़ा सा ये अपन यहाँ पे आ जाते हैं, मैप तो आपको दिखा दिया, बहुत ही मस्त चीज है। अब क्या हुआ कि इसमें मुगल बादशाह अकबर भी आए थे, जिन्होंने अपना साम्राज्य का मुख्यालय अजमेर को बनाया था, और अंग्रेज भी आए थे जिन्होंने क्या किया था, यहाँ पर अपना कार्यालय स्थापित किया था। और अजमेर, ये जो अंग्रेजों वाली बात है ये काफी बार एग्जाम में पूछी भी जाती है कि 1832 ईस्वी के अंदर क्या हुआ। अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने क्या कांड यहाँ पर किए थे। 1832 में अंग्रेज आए थे। अब 1832 में अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर अपना मुख्यालय बनाया। कौन सा मुख्यालय? अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले कौन सा बनाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा एजीजी की फुल फॉर्म क्या है? एजेंट टू गवर्नर। अब एजीजी बनाया गया, उसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय अजमेर में बनाया गया। काफी बार एसएससी के अंदर भी क्वेश्चन आता है, और काफी बार एसएससी और राजस्थान पुलिस में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं।
हैं। राजस्थान के सबसे पहले एजीजी कौन थे, इसको याद रखने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत ही शानदार सा तरीका है। जैसे आपने अपनी गर्लफ्रेंड को क्या दिया, लोकेट दिया, प्रथम प्यार की पहली निशानी आपने अपने साजन को दी, तो साजन को क्या दी, लोकेट दी। तो वैसे ही अपने राजस्थान के प्रथम एजीजी हैं वो कौन हो गए, जी मिस्टर लॉकेट, जी मिस्टर लॉकेट। ठीक है, बहुत ही इजी है, इसको याद रखना बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से आप अपनी गर्लफ्रेंड की चाहतों का ख्याल रखते हो उसी तरह से आप एजीजी का नाम भी याद रख सकते हो। यदि अपन सारी चीज कर सकते हैं, ये तो नॉर्मली है ही, यदि अपन इस तरह की सारी चीज कर सकते हैं तो अपन याद कर सकते हैं, अपने लिए कोई बड़ी वाली बात नहीं है। अब प्रारंभिक इतिहास तो ये हो गया। अब सांबर से कहते हैं कि सांबर के निवासी थे चौहान जो अजमेर आए थे। अब ये वाली बात भी मैंने आपको बता दी पहले वीडियो के अंदर कि 1 नवंबर 1956 को क्या हो गया था, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में क्या कर दिया गया था, विलय कर दिया गया था। तो इस तरह से अपन को तो 26वां जिला मिला था इस डेट को, तो अपन को 26वां जिला कौन मिला, अजमेर मिल गया। तो 26वां जिला अजमेर है जिसका राजस्थान के अंदर कर दिया गया, विलय कर दिया गया। अब आगे बात कर लेते हैं, अजय राज के बारे में बात कर लेते हैं। अजय राज जिनके बारे में किसने बताया, अजय राज जी के बारे में बताया, किसने बताया अजय राज जी के बारे में, अजय राज जी के बारे में किसने बताया, अजय राज जी के बारे में बताया कर्नल जेम्स टोड ने। किन्होंने बताया, टोड साहब ने बताया अजय राज जी के बारे में, जिन्होंने ने अजय राज जी ने क्या की, अजमेर की स्थापना की। ठीक, 1113 के अंदर क्या की गई, अजमेर की स्थापना की गई। 01 ऐसे बोल सकते हैं, एजी 01। अजय राज जी ने क्या किया, अजय मेरू नामक दुर्ग का निर्माण करवाया। अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया, किसने करवाया, अजय राज जी ने करवाया, बिल्कुल करवाया। अब आगे के बात तो ही कि मालवा को जो राजा हो ना, कौन हो, नरवर रमन, नरवर रमन को इन्होंने क्या किया, पराजित किया, और कुछ जो राजाएं थे उनका वध भी किया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यह बात इम्पोर्टेंट है कि जो अजय राज है, अजय राज कौन से धर्म को अनुयायी थो, कौन सो धर्म मान तो अजय राज भाई साहब है, यह बात बताओ। तो अजय राज है वह के मानता, वह मानता शैव धर्म, शैव धर्म का किया अजय राज जी अनुयायी था। इतनी बात होगी, इतनी बात होने के पाछे दिगंबर और श्वेतांबर के मध्य जो के एक के हो शास्त्रार्थ दंगल हो, दिगंबर और श्वेतांबर के मध्य हुआ। तो उन्होंने क्या किया, दिगंबर, एक नया पेज ले लेते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में क्या हुआ, ये अच्छी तरह से लिख दूंगा, शास्त्रार्थ क्या हुआ, दंगल। उसकी अध्यक्षता किसने की, उसकी अध्यक्षता करी भाई साहब अजय राज जी। ये आप लगा लेना, ये मैं भूल गया लगाना, ठीक है। यदि आपको एक क्वेश्चन और आ जाता है, चांदी व तांबे के सिक्के किसने चलाए, चांदी व तांबे के सिक्के किसने चलाए, चांदी व तांबे के सिक्के किसने चलाए, तो चांदी व तांबे के सिक्के अजय राज भाई साहब ने चलाए। अजय राज के सिक्कों पर किसका उल्लेख मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही रह गया, तो रानी सोमलेखा का उल्लेख मिलता है, रानी सोमलेखा, रानी सोमलेखा का उल्लेख मिलता है। तो उसको क्या बोलते हैं सोमलवती, उनको बोलते हैं सोमलवती। तो रानी सोमलवती का उल्लेख मिलता है चांदी व तांबों के सिक्कों के ऊपर। अच्छा था, इतना तो बहुत अच्छा था। अब अपन बात कर लेते हैं, ये तो अजय राज जी के बारे में था।
अब अपन बात कर लेते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट सा था, एक बार रिवीजन भी अपन कर लेते हैं इस चीज का। कैसे रिवीजन करते हैं? अजय मेरू नामक दुर्ग का निर्माण करवाया था अजय राज जी ने। और सबसे बड़ी बात, अजय राज जी ने क्या किया था? अजमेर की ही स्थापना की थी। कौन सा धर्म का अनुयायी हा? शैव धर्म का अनुयायी हा। श्वेतांबर और दिगंबर के मध्य जो संवाद हुए थे, संवाद नाम था उसका, संवाद हुए हो, यानी संवाद का मतलब ये हो कि साक्षात का जो दंगल हुआ था उसकी मध्यस्थता, यानी कि उसके जज बनया हा। कौन बनया? उनका जज अजय राज जी बना। और अजय राज जी के करो चांदी और तांबे का पहली बार सिक्का चलाया राजस्थान के अंदर, चांदी और तांबे का। और चांदी और तांबे का सिक्का को ऊपर को उल्लेख हो अजय राज जी की लुगाई को, यानी कि सोमलवती को। अब बात कर ले आप अर्नोराज के बारे में। क्या क्या बारे में बात करा आप? अर्नोराज के बारे में सारी बात करांगे आप आज, अजमेर की एक भी चीज को नहीं छोड़ा। अब बात कर लेते हैं अर्नोराज जी के बारे में कि ये अर्नोराज जी कौन है। अजय राज जी के क्या थे? पुत्र। क्या थे? पुत्र। अर्नोराज जी को दूसरो नाम के हो? अन्ना जी। अन्ना जी नाम से तो जान ही गया होगा, अन्ना जी। अजय राज जी के पुत्र थे अर्नोराज। अर्नोराज का जो नाम था सेकंड नाम जैसे अपना भी होता है, तो अपना इनका जो सेकंड नाम क्या था? अन्ना जी था। 1133 ईस्वी के अंदर के करो कणा अर्नोराज जी यानी कि अन्ना जी 1133 के अंदर के करो अन्ना सागर झील को के करो निर्माण करवायो। अन्ना सागर झील को के करो निर्माण करवायो। अन्ना सागर झील को निर्माण 1133 में तो करवा दियो, लेकिन तैया बता सको कि अन्ना सागर झील को निर्माण है अणा कौन सी नदी के किनारे करवायो 1133 में? अन्ना सागर झील को निर्माण करवा दियो कण अन्ना जी या फिर अर्नोराज जी 1133 ईस्वी में, लेकिन कौन सी नदी के किनारे करवायो? ठीक है, तो एक को जो निर्माण करवायो वो करवाया गयो बांडी नदी के किनारे। क्या किनारे करवाया गयो? बांडी नदी के किनारे अन्ना सागर झील को निर्माण करायो। दूसरो अणा के करो अन्ना जी अजमेर के अंदर अन्ना जी के करो अन्ना जी की बात चल रही है। अन्ना जी के करो अजमेर के अंदर वरा मंदिर को भी निर्माण करवायो। क्या को करवायो? वरा मंदिर को भी अणा के करवायो निर्माण करवायो। होगी बात खत्म। आगे और बात कर ले आप कि पृथ्वीराज विजय थे। आगे बात आएगी कौन थे क्या थे। तो पृथ्वीराज विजय के अनुसार क्या कहा गया था कि अर्नोराज थे ना, वो तुर्कों के सबसे बड़े संहारक थे। पृथ्वीराज विजय रचना किसने की? जियानक ने। अन्ना जी के करो अन्ना जी सोलंकी जो राजा थो, कौन थो सोलंकी राजा? जयसिंह जयसिंह भाई साहब हैं। तो जयसिंह भाई साहब ने के करो सोलंकी राजा ने अना के करो पराजित कर दियो, यानी कि हरा दियो युद्ध के अंदर अन्ना जी। और पाछे अना के करो अन्ना जी अना की जो बेटी कांचन देवी के सागे के कर लियो विवाह कर लियो। देखो कितना, यानी कि आपके ससुर ने हरा के ही ब्याह कर लियो बाकी छोरी के सागे। समझ गया बात कि कांचन देवी के सागे अना विवाह कर लियो। अब आगे देखते जाओ क्या क्या चीजें होती हैं। अर्नोराज के जो दरबारी कवि थे उनका नाम किसी को पता है? दरबारी कवि कौन कौन थे? एक का नाम तो था देवभोज और एक का नाम क्या है? धर्मघोष। दो दरबारी कवि थे, देवबोध और धर्मघोष। अब सोलंकी राजा के करो बना सोलंकी राजा ने तो हराए हो, जयसिंह सिद्धराज ने हराए हो। अब बना के करो कि सोलंकी राजा कुमारपाल के करो हमलो कर दियो का ऊपर, सॉरी
कुमारपाल के करो अन्ना जी ने हरा दिया युद्ध के मां। और अन्ना जी ने हरा के करो अन्ना जी की जो छोरी थी के नाम हो, अन्ना जी की छोरी को नाम हो जलहाना, तो जलहाना के सागे के कर लियो बना विवाह कर लियो। अब आगे और बताऊं ताने बात बहुत मस्त मस्त बात है, बड़ो मजो आओ पढ़ने में। और आपा ज्यादा डीप में भी कौन जा रहा है, केवल और केवल आपा ऊपर को पढ़ रहे हैं, घणो डीप में कौन जा रहा है। ये एम हाउ ही क्वेश्चन आ जावे है एग्जाम के अंदर। हम आगे बात कर लिया, केवल ये उस एग्जामों के लिए हैं, RS के लिए नहीं, ज्यादा डीप में नहीं जा रहे अपन, ठीक है। अब अर्णोराज के पुत्र जगदेव, अब कुमारपाल, आगे बात कर ले। कुमारपाल चरित्र की रचना कण करी, जय सिंह सूरी करी, जय सिंह सूरी, ठीक है। अब अर्णोराज का कितना पुत्र है, यानी कि अन्ना जी की बात कर लें। अन्ना जी की जो हत्या है यह बड़ो ही एक दिलचस्प वाली बात है, जहाँ की ते तारा पापा की हत्या कर दो और तारी हत्या तारो भाई कर दे, हालांकि तारा टाबर भी रहो एक, ठीक है। तो यह थोड़ी सी एक दिलचस्प है कि अन्ना जी थे, अन्ना जी के क्या हुआ, अन्ना जी के बेटे थे। कौन थे अन्ना जी के बेटे? जगदेव। जगदेव जी ने क्या किया, यहाँ पे अन्ना जी की हत्या कर दी, अपने पापा की हत्या कर दी, अना आपके पापा की हत्या कर दी। और पापा के हत्या करने के बाद में के बैठ गया अजमेर की गद्दी पर बैठ गया। बक पाछे के करो, उसके बाद में क्या हुआ, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ के करो अना के करो आपके भाई की हत्या कर दी, ककी जगदेव की। और जगदेव की हत्या करने के पाछे अजमेर को जो सिंहासन हो बको ऊपर कौन बैठ गयो, विग्रहराज चतुर्थ बैठ गयो। अब आपा बात करांगा विग्रहराज चतुर्थ की बात करांगा। विग्रहराज चतुर्थ को जो कार्यकाल हो वो 1153 से स्टार्ट हो और 1164 तक चलो बगे पाछे चलो भाई चलो। और विग्रहराज चतुर्थ थे, अन्ना जी के बेटे थे। और विग्रहराज जी को किस किस नाम से जाना जाता है, एक तो बिसल देव जी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन टर्म्स को मैं आगे अब काम में लूंगा, शायद आपको समझ में नहीं आई ये वाली चीज, तो इसलिए पहले ही बता देता हूँ। बिसल देवी नहीं, बिसल देव माना जाता है, बिसल देव कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, कवि बांधव कहा जाता है, कवि बांधव कहा जाता है और कटिबंधु भी कहा जाता है। ये कहा जाता है किसको, विग्रहराज चतुर्थ को। अब अहियां भी कहो जा है कि विग्रहराज चतुर्थ जद हो अजमेर का सिंहासन पर, बैड टाइम अजमेर को स्वर्णिम काल चालो, कहीं चालो, आगे बात करा है चीज की। 1153 में क्या करो, अना बिसल देव जी या फिर विग्रहराज चतुर्थ जी 1153 में अजमेर में क्या करो, संस्कृत पाठशाला को निर्माण करवायो। अब संस्कृत पाठशाला यह बड़ी चर्चा में रही, और यो वीडियो है यो बीजेपी वाला ना देख ले वरना आगे दिक्कत हो सके है, कहीं दिक्कत हो सके है। या जो संस्कृत पाठशाला कना बनाई, बिसल देव जी तो बनाई, बिसल देव जी बनाई, पछे बिसल देव जी का जहाँ बेटा पड़पोता पोता है जो भी है वो होता गया, आगे की बात है। जे टाइम बगे पाछे के हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक आ गयो युद्ध करके, और कुतुबुद्दीन ऐबक के करो कि भाई 1194 के अंदर, यानी कि देख लो कितनी साल के पाछे कुतुबुद्दीन ऐबक आयो और अन्य तुड़वा दी, स्कूल ने तुड़वा के संस्कृत वाली ने, और एक की जगह के बनवा दियो 2.5 दिन को झोपड़ो, एक तरह से यह मस्जिद ही है, यह बनवा दी, ठीक है। तो यह है संस्कृत पाठशाला, यानी कि आज के दिन जड़े 2.5 दिन को झोपड़ो बन लो है, बा जगह के है के थी पहला संस्कृत पाठशाला थी, और बने कन बनवाई, बिसल देव बनवाई। बिसल देव को सही नाम के तो
विग्रह राज चतुर्थ कार्यकाल के हो बिसल देव को 1153 से लेके 1164 ईस्वी। चलिए अब आगे बात करते हैं, यानी कि आप बिसल देव जी की बात कर रहे हैं। हाँ, बिसल देव जी हरी केली नाटक की के करी रचना करी। क्या नाम हो नाटक को लिख के बता दूं? हरी केली नाटक। हरी केली नाटक की के करी बना रचना करी, कण करी बिसल देव जी करी 1153 वाला 1153 वाला है। अब हरी केली नाटक के अंदर क्या हो? हरी केली नाटक के अंदर अर्जुन और शिव, अर्जुन और शिव का क्या था? युद्ध का वर्णन था। आगे अपन देख लेते हैं कि राजस्थान में पहली मस्जिद जो 16 खंभों के ऊपर बनी हुई थी वो कौन सी रहेगी? 16 खंभों पे बनी हुई राजस्थान की जो पहली मस्जिद है वो कौन सी है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा। 16 खंभों युक्त राजस्थान की पहली मस्जिद कौन है? ढाई दिन का झोपड़ा। अब आगे आप थोड़ी सी बात कर लें। अब आगे के आगे कि आपको जो दरबारी कवि कौन हो? दरबारी कवि पहले तो आपको पता है अपन अन्ना जी को दरबारी कवि कौन हो? देवबोध और धर्म घोष। अब आपको दरबारी कवि कौन हो? आगे की भी बात कर ला तो अना को जो दरबारी कवि हो बना को नाम है सोमदेव। क्या नाम है? सोमदेव। सोमदेव। सोमदेव कौन था? विग्रह राज चतुर्थ के कौन थे? दरबारी कवि थे। आगे बात कर लिया। सोमदेव ने क्या करो संस्कृत भाषा में कौन से ग्रंथ की रचना की? ललित विग्रह राज नाटक की बना रचना करी। संस्कृत के अंदर के नाम हो? ललित विग्रह राज नाटक। ललित विग्रह राज नाटक की बना रचना करी। और ललित विग्रह राज नाटक में बिसल देव और देसल देवी का क्या था? एक प्रेम प्रसंगों का क्या था? वर्णन था। बिसल देव का को नाम है? विग्रह राज कोई नाम है बिसल देव और तो अपा के भी खेस का देसल देवी। देसल देवी तो विग्रह राज और देसल देवी जी को के थो प्रेम प्रसंग को वर्णन थो क्या कमा ललित विग्रह राज नाटक के अंदर जकी रचना कण करी? सोमदेव करी। कौन था सोमदेव? दरबारी कवि हो कको विग्रह राज चतुर्थ को। होगी बात इतनी। अगर नेक्स्ट बात करा, नेक्स्ट बात में नरपति नाला। नरपति नाला कौन हो? नरपति नाला भी एक के थो कवि हो जना क्या की रचना करी? बिसल देव रासो की रचना करी। गोडवाड़ी की रचना करी। गोडवाड़ी ये नाम, गोडवाड़ी और बिसल देव रासो। अना की जो रचना कण करी? नरपति जी ने। अना की जो रचना है बाकण करी? नरपति नाल्य है। नरपति नाल्य बना अना की रचना करी। अब बिसल देव रासो में क्या को वर्णन हो? यह भी तो हो सके बिसल देव रासो के अंदर भी कोई ना कोई रास लीला को ही वर्णन है। तो बिसल देव रासो के अंदर बिसल देव और यानी कि बिसल देव और क्या को हो? राजमती। राजमती को के हो? प्रेम प्रसंग को के हो? वर्णन हो। यानी कि सबसे बड़ी बात देखो बिसल देव जी मतलब थोड़ा रंगीला टाइप का भी आदमी। हाँ और क्या करो बिसल देव जी? बिसल देव जी दिल्ली के अंदर काम करो। क्या काम करो दिल्ली के अंदर? बात देखियो थे दिल्ली के अंदर एक क्या चीज है? दिल्ली के अंदर एक शिवालिक स्तंभ है। लोगों क्या करो? निर्माण करो। शिवालिक स्तंभ को निर्माण कर करो
बिसल देव जी करो। होगी बात इतनी। चलो अब आगे चला। अब कुछ चीजें हैं जो अपन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करें, जैसे तृतीय द्वितीय पृथ्वीराज द्वितीय पृथ्वीराज तृतीय, तो भाई अपन थोड़ी सी क्या कर लिया, बा कर लिया। अब एक नाका आपा लिख लिया पृथ्वीराज द्वितीय, ठीक है, और एक नाका लिखना वही पृथ्वीराज जी तृतीय। लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में आप बात कर लें कि पृथ्वीराज द्वितीय कौन था। पृथ्वीराज द्वितीय था अन्ना जी का के था, अन्ना जी का के था, अन्ना जी का पोता था। और बेटा का तो फिर बेटा बकैया का जगदेव जी का। जगदेव जी को नाम तो दे जानता ही होगा। जगदेव जी कौन था? जगदेव जी भाई था जना की हत्या कर दी, कण कर दी थी बना की हत्या, पर विग्रह राज चतुर्थ ने कर दी थी अपनी भाई की हत्या। लेकिन जगदेव जी को भी तो एक भलो काम करेडो हो, बना आपके बाप की हत्या कर दी थी। की हत्या कर दी थी, अन्ना जी की हत्या कर दी थी। पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में आप बात कर रहे हैं टाइम। अब बना के टाइम सोमेश्वर जी आए थे। सोमेश्वर जी गुजरात से आए थे। उन्होंने क्या किया था उस टाइम में, मूर्ति कला का विकास चरम पे करवा दिया था। कहां पे? अजमेर में। सोमेश्वर को अजमेर में मूर्ति कला का और क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय की बात कर लें आप। पृथ्वीराज तृतीय को जो कार्यकाल है बना की बात कर लें सबसे पहले 1177 से लेके 1192 तक है बना के अब बात कर रहे हैं 1192 तक, 1177 से लेके 1192 तक। ठीक, डिलीट हो गया था। आगे बात कर लें आप। अब अना को जो उपनाम है, उपनाम मतलब दूसरे नाम की बात कर लें, राय पिथोरा दल पुंगव, यानी कि पुंगव को मतलब है विश्व विजेता, जो अना को नाम हो। और माता था अना की कर्पूरी देवी, कलचूरी, राजकुमारी, ये था इनके क्या माता का नाम। पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर चौहान। ठीक है, सोमेश्वर चौहान जी का उल्लेख इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यूं कहा जाता है कि इनका जो लालन पालन है वो गुजरात में हुआ था, अपने नाना के घर में हुआ था। ठीक, सोमेश्वर चौहान जी के बेटे कौन आ गए? पृथ्वीराज तृतीय आ गए। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बहुत बड़ा मतलब एक तरह से अजमेर फेमस हो गया था, राजस्थान फेमस हो गया था, चौहान फेमस हो गए थे। पृथ्वीराज जी आ जाते हैं, उन्होंने क्या कांड किए क्या नहीं किए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पृथ्वीराज जी तृतीय ने राजा बनने के बाद अपना जो सबसे पहले जो चचेरा भाई था, सबसे पहले तो बना को काम खत्म कर दियो। चचेरे भाई को क्या नाम थो? वही नाम थो जो साउथ के हीरो को नाम है। क्या नाम है? नागार्जुन। नागार्जुन की क्या करी है ना? हत्या कर दी। खत्म कहानी, खत्म। चलो खत्म। आगे बात कर लेते हैं बना को युद्ध 1178 1177 में तो बनया। अब 1178 में अगली साल ही ले भाई गुड़गांव गया। गुड़गांव कटपड़ है हरियाणा। अगली बार मतलब एक साल पाछे ही लो 1178 में लो हरियाणा गया, गुड़गांव गया, बड़े मचा दियो युद्ध, बुरी हाल युद्ध मचा दियो। इन्नो घोड़ा आ गया, इन्नो हाथी आ गया, सैनिक आ गया, खत्म कहानी। पृथ्वीराज तृतीय वो युद्ध के बीच में हो, वो पृथ्वीराज तृतीय और नागार्जुन जी के बीच में हो। पृथ्वीराज तृतीय राजा बनने के बाद में क्या करो? उत्तर और पश्चिम के अंदर कटे था, मतलब ये अजमेर में है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। उत्तर और पश्चिम में कौन था? एक लड़ाकू प्रजाति पाई जाती है टाइम में। लड़ाकू प्रजाति कौन सी थी? बंडान को जाति को बना कर दियो, दमन कर दियो। अब भाई यह चीज देख के दिल्ली को राजा घबरा गयो,
बुरी हाल की भाई। इन्होंने एक राजस्थान में एक राजा पैदा हो रहा है, नाम क्या है, पृथ्वीराज तृतीय। बहुत ही खतरनाक है कि दिल्ली को राजा वो डर गयो, बुरी हाल डर गयो। कैसे डर गयो? पृथ्वीराज तृतीय से डर गयो। तो राजा अंगपाल तोमर है, वो दिल्ली की चाबी लाके दे दी कने पृथ्वीराज तृतीय ने कि ते जानो या दिल्ली जाने, ये तेरा काम जाने, पर तुम्हारे ऊपर हमलो मत करियो। यह काम खत्म। अब पृथ्वीराज के करो, पृथ्वीराज को एक मौसेरो भाई हो, नाम क्या हो, जयचंद। अब वो कहा जाता ना कि तुम जितने जयचंद मारोगे हर घर से जयचंद निकलेगा, ऐसा से कहा जाता ना। जयचंद कौन है? जयचंद गहड़वाल, कन्नौज के राजा। कौन थे? तराइन के द्वितीय युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से मोहम्मद गौरी की तरफ से लड़ा था जयचंद गहड़वाल। जयचंद ने मतलब संयोगिता के साथ में क्या कर लिया? पृथ्वीराज तृतीय ने संयोगिता के साथ में विवाह कर लिया। आगे बात कर लेते हैं महोब का युद्ध, यानी कि तुमुल का युद्ध भी जिसे कहा जाता है। तो महोब का युद्ध, महोब का युद्ध, महोब का युद्ध कब लड़ा गया था? 1182 में। देखते जाओ अब क्या क्या कांड कर रहे हैं साहब। 1177 में तो बने थे, 1178 में युद्ध हो कर दिया। कहाँ पे? गुड़गांव दिल्ली में। वहां पे जाके अपने चचेरे भाई नागार्जुन को मार दिया। नागार्जुन को मारने के बाद में अब 1178 1182 4 साल को ब्रेक लेके महोब को युद्ध कर दिया। महोब को युद्ध के बीच में लड़े गए, एक तो पृथ्वीराज तृतीय हो ही गया, बके बाद में परमरी देवी चंदेल के बीच में लड़े गए। तो परमरी देवी चंदेल और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में ये युद्ध क्यों लड़े गए? तुमुल को युद्ध भी जने कहे हैं। और एक अंदर आला और उदल, आला उदल दो सेनापति थे। किसके थे? परमरी देवी के। वो लड़ते हुए इसके अंदर शहीद हो गए थे। पृथ्वीराज तृतीय ने पंजू राय को महोबा का क्या कर दिया था? अधिकारी है वो नियुक्त कर दिया गया था। और महोबा के ऊपर एक तरह से उन्होंने ये लेने के लिए ही उन्होंने युद्ध किया था, बाकी उनका कोई और इंटेंशन नहीं था। तो उन्होंने महोबा को ले लिया और अपने राज्य में विलय कर लिया, और वहां पे पंजू राय को वहां का अधिकारी बना करके आ गए। आगे बात कर लेते हैं, एक और बड़ा फेमस सा युद्ध है नागौर का युद्ध। नागौर का युद्ध है वो भी किस किस के मध्य लड़ा गया? नागौर का युद्ध, तो नागौर का युद्ध है वो तो एक अपने पृथ्वीराज तृतीय तो थे ही थे उसके अंदर नागौर के युद्ध में। और वर्सेज कौन था? भीमदेव द्वितीय सोलंकी, भीमदेव जी के मध्य। ठीक है, भीमदेव जी के मध्य लड़े गए। अब पृथ्वीराज तृतीय के अंदर भी जीत गयो। पृथ्वीराज तृतीय तो भाई मानी हुई चीज, तो लगातार युद्ध जीतते जा रहे थे। अब एक बहुत ही शानदार जानदार सा टर्नओवर आएगा, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट आएगा राजस्थान की राजनीति में, भारत की राजनीति में, जहां पे क्या आ जाएंगे? अफगानिस्तान से कौन आ जाएगा? मोहम्मद गौरी आ जाएगा। हाँ, नागौर के युद्ध की तो बात बतानी भूल गए। नागौर को युद्ध है वो पृथ्वीराज तृतीय और भीमदेव द्वितीय के बीच में लड़े गए, जब अंदर ये पृथ्वीराज तृतीय है विजेता रहे। इस युद्ध का कारण क्या था? इंचनी प्रकरण। इंचनी प्रकरण की बात बता दो, इंचनी का पूरा बता देता हूं। इंचनी कैसे लिखा जाता है? इंचनी, इंचनी प्रकरण। इंचनी प्रकरण के इंचनी अबू को जो राजा था जैतर सिंह की पुत्री थी, और भीमदेव द्वितीय के साथ के होने वाली थी, सगाई होने वाली थी। पर पृथ्वीराज भाई साहब पहुंचा और के करो ब्याह रचा गिरो, जगह कारण से नागौर को युद्ध लड़े गयो। नागौर को युद्ध 1184 के अंदर लड़े गए। ठीक, आगे चला बापा। अब आगा पर चला तराइन को प्रथम युद्ध। यह भी यार जबरदस्त चीज थी। तराइन को प्रथम युद्ध, तराइन को प्रथम युद्ध कब लड़े गए? 1191 में। 1191 में के लड़े गए तराइन का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध तराइन को प्रथम युद्ध है वो लड़े गए 1191 के अंदर। कठे लड़े गए? करनाल, हरियाणा।
करनाल अरियाला कद 1991 में लड़े गए। तराइन को प्रथम युद्ध के बीच में लड़े गए, पृथ्वीराज तृतीय के बीच में और वर्सेज मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के बीच में गदर मचा दी पृथ्वीराज तृतीय। तो अब पृथ्वीराज तृतीय ये जो युद्ध लड़े गए तो तराइन को युद्ध लड़े गए तो के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मतलब डीपली जाऊंगा तो पूछ लेंगे ये टाइम सेनापति कौन थो, मोहम्मद गोरी कौन दूत ने भेजो। तो दूत वाली बात तो एक बार क्लियर कर लें यार, दूत वाली बात तो थोड़ी सी क्या है इम्पोर्टेंट है। तो दूत कौन होता टाइम, तो चलो थोड़ी सी यह भी कर लें। पृथ्वीराज तृतीय को जो सेनापति है वो सांडे राव, वो लिखो तो लिख लो, कोई दिक्कत कोई नहीं, बढ़िया चीज है लिखने खातर तो। और अन्य सेनापति भी थे, भुवनमल, उदयराज, स्कंद, पृथ्वीराज तृतीय के जो सेनापति थे। और किवाम उल मुल्क नाम का एक दूत था जो वार्तालाप के लिए गया था पृथ्वीराज तृतीय के पास में मोहम्मद गोरी की तरफ से। किवाम उल मुल्क, ठीक है, ये उल मुल्क है ना, एक नोट इन उल मुल्क, ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जो कानड़ देव चौहान के पास गया था युद्ध के सिलसिले में बातचीत करने के लिए। अब तराइन के द्वितीय युद्ध की बात कर लेते हैं। तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो किसके बीच में लड़ा गया? 1192 के अंदर लड़ा गया, पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गोरी के बीच में ही लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गोरी क्या हो गए, विजय हो गए। अब तराइन के द्वितीय युद्ध के समय बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि मेवाड़ के राजा समर सिंह यानी कि सामंत सिंह जिनको कहा जाता था और दिल्ली के गवर्नर गोविंद राज ने पृथ्वीराज इस दूसरे युद्ध के अंदर पृथ्वीराज तृतीय का साथ दिया था। मोहम्मद गोरी का जो जीत की वजह थी वो लगभग तो जयचंद बताते हैं, कुछ छल कपट बताते हैं, जो छल कपट वो एक ही बात हो गई। तो इसके जो जीत का जो कारण है वो छल कपट था। पृथ्वीराज तृतीय की जो हार का कारण था वो था दूरदर्शिता का अभाव, उनके अंदर दूरदर्शिगामी शक्तियां नहीं थी, जो अपन दूर की सोच सकते हैं वो उन्होंने नहीं सोचा, वो घमंड में रह गए कि अपन जीतते आ रहे हैं और ये भी जीत जाएंगे। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो इतिहास का निर्णायक युद्ध रहा, क्योंकि मोहम्मद गोरी आ गया, अफगानिस्तान का जो शासक था वो आ गया और धन प्राप्त करने के लिए उन्होंने व्यापक रूप से अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया भारत के अंदर। और मोहम्मद गोरी के जो दास थे कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने क्या किया, भारत में गुलाम वंश की स्थापना कर दी, गुलाम वंश की स्थापना कर दी। अब एक नाम और आता है, बड़ा ही अच्छा नाम आता है, नाट्यरंभा। कौन है, क्या है, बताओ। पृथ्वीराज तृतीय का कहते हैं नाचने वाला घोड़ा था नाट्यरंभा। अब कौन कहता है कि कहां पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी बात कर लेते हैं। तो कौन कहता है, एक बड़े अच्छे वाक्य था, 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण ते ऊपर सुल्तान बैठो मत चुके चौहान। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी, लेकिन नयन चंद सूरी के अनुसार काबुल में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज तृतीय की हत्या कर दी गई। कहते हैं कि दोहा था, 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण ते ऊपर सुल्तान बैठो मत चूके चौहान। ये जो दोहा था इसको चलाने से पूर्व पृथ्वीराज तृतीय के लिए कहा गया था। किसके लिए कहा गया था, मतलब किसने कहा था, चंद्र बरदाई ने कहा था। उन्होंने कहा था पृथ्वीराज तृतीय को और कहा था आप मार डालो मोहम्मद गोरी को, और वो शब्द भेदी बाण चलाया था, उसके द्वारा उन्होंने क्या किया, मोहम्मद गोरी को मार दिया। किसके अनुसार, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के अंदर भी कोई तो रासलीला है ही है? अब मोहम्मद गोरी के साथ में और कौन आया था, भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जगह कहाँ पर स्थित है, अजमेर के अंदर स्थित है। ये मत बोलो अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी अपन अभी पढ़ रहे हैं अजमेर के बारे में। चंद्र बरदाई की बात कर लेते हैं। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज के खास मित्र थे, परम मित्र थे, और उन्होंने हिंदी
का जो प्रथम महाकाव्य लिखा था पृथ्वीराज रासो लिखा था। तो किसने लिखा था पृथ्वीराज रासो? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने, ठीक। पद्मनाभ पृथ्वीराज तृतीय का एक दरबारी कवि जिसके नेतृत्व में साहित्य कला विभाग का गठन किया गया, जिनका नाम था पद्मनाभ। आगे बात करते हैं हरिराज पृथ्वीराज तृतीय के छोटे भाई, जिनका तुर्क आक्रमणकारी छोटे भाई थे। कौन थे? हरिराज थे, जिन्होंने क्या किया कि तुर्कों से परेशान होकर के आत्महत्या कर ली थी। बड़े ही कायर आदमी थे। गोविंद राज जी के बारे में बात कर लेते हैं। पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र जिन्होंने रणथंबोर पर शासन किया था, गोविंद राज जी। रणथंबोर भी एक शानदार सी जगह है, देख के आना कभी। गोविंद राज जी कहाँ पे किया इन्होंने? रणथंबोर पे आक्रमण शासन किया था और चौहान वंश की नींव वहां पे डाली थी। रणथंबोर में भी एक जगह है गणेश जी का गढ़, गणेश जी का मंदिर, बड़ा ही अच्छा। जयानक जिन्होंने क्या किया? पृथ्वीराज विजय की रचना करी। ठीक, तो ये हो गया हिस्ट्री कंप्लीट। किसकी? अजमेर की। अजमेर की हिस्ट्री कंप्लीट। आगे और बात कर लेते हैं कला संस्कृति वगैरह के बारे में। तो आज अपनी जो हिस्ट्री है अजमेर की वो यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल ही आसान भाषा के अंदर। एक बार यदि अपन थोड़ा सा रिवीजन भी करना चाहें तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। रिवीजन भी करना चाहें तो अपन 1177 से स्टार्ट हो जाते हैं। 1177 के अंदर राजगद्दी पे बैठे भाई साहब तृतीय जी, पृथ्वीराज तृतीय जी। उसके बाद में उन्होंने क्या किया? बैठते ही अगले साल क्या किया? 1178 के अंदर हरियाणा के अंदर अपने भाई को मार के आ गए। ठीक है, उसके 4 साल बाद में यानी कि 1182 के अंदर इन्होंने क्या किया? इन्होंने महोब का युद्ध किया था, जहां पे महोब पे उन्होंने आक्रमण कर लिया था, अधिकार कर लिया था। उसके बाद में 1184, 2 साल जस्ट बाद में 1184 में नागौर का युद्ध हुआ था। भीमदेव की लुगाई के साथ में उन्होंने शादी कर ली थी इसलिए। और इनके बाद में इसमें तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, वो 1191 में हुआ था, 6 साल के बाद में जस्ट, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। उसके बाद में अगले ही जस्ट साल 1192 के अंदर एक युद्ध और हुआ, इन्हीं के बदले हुआ जस्ट, और उसके अंदर इनकी हार हो गई। ठीक है, तो ये था इनका शासन, बड़ा ही शानदार सा शासन था। संयोगिता के बारे में भी हमने बता दिया है। तो चलिए अब आगे नया कुछ स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं अजमेर की कला एवं संस्कृति के बारे में, स्पेशली अजमेर डिस्ट्रिक्ट की लेके चल रहे हैं यहाँ पर। तो अजमेर के अंदर कला संस्कृति की बात करते हैं तो सबसे पहले जो जहन के अंदर नाम आता है वो आता है पुष्कर। पुष्कर आता है। पुष्कर को क्या बोलते हैं? पुष्कर को राजस्थान का प्रयागराज भी बोलते हैं, कोंकण तीर्थ भी बोलते हैं, तीर्थराज एवं तीर्थों का तीर्थर, तीर्थ और तीर्थों का मामा भी किसको कहते हैं? पुष्कर को कहा जाता है। पुष्कर में एक चीज और जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान का प्रसिद्ध रंगीन मेला भरता है और मेरवाड़ प्रदेश का कुंभ भी किसको कहा जाता है? पुष्कर को कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट तो एक तो ये है, जो कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है? प्रसिद्ध रंगीन मेला लगता है। पुष्कर में मंदिर कौन कौन से हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। पुष्कर के अंदर एक तो ब्रह्मा जी का मंदिर है, कहते हैं राजस्थान में 2 ही शायद, या फिर एक ब्रह्मा जी का मंदिर है। उसके बाद में सावित्री जी का मंदिर है, गायत्री जी का मंदिर है, बैकुंठ मंदिर है, और रंगनाथ जी का मंदिर है, और वराह मंदिर है। ठीक है, तो 7 मंदिर हैं। अर्णोराज के द्वारा बनाया गया था। वराह मंदिर तो मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी अन्ना जी के द्वारा बनाया गया था। ब्रह्मा जी का मंदिर, सावित्री जी का मंदिर, गायत्री जी का मंदिर, बैकुंठ मंदिर, नौसर माता का, और रंगनाथ जी का मंदिर। मान महल कहाँ पे है? पुष्कर के अंदर है। किसके द्वारा बनाया गया था मान महल? मान से मान सिंह प्रथम के द्वारा बनाया गया। मानसिंह फर्स्ट, यानी कि मानसिंह फर्स्ट के द्वारा क्या बनाया गया? मान महल। अब आगे बात कर लेते हैं, इसके बाद में बात करते हैं सोनी जी की,
सोनी जी की क्या चीज है ये? बताओ भाई, कमेंट करके बता दो। सोनी जी की नसियां अजमेर में स्थित है, जिसे लाल मंदिर भी कहा जाता है। लाल मंदिर, रेड टेम्पल, रेड लाल मंदिर भी कहा जाता है। और सोनी जी की नसिया मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था? 1865 ईस्वी में सेठ मूलचंद सोनी जी, मूलचंद सोनी जी के द्वारा करवाया गया था। अजमेर के अंदर कब करवाया गया था? 1865 में करवाया गया था। जिसमें किसका मंदिर है? ऋषभ देव यानी कि आदिनाथ की मूर्ति उसके अंदर क्या है? स्थापित है। आदिनाथ, आदिनाथ जी की क्या है? उनके अंदर मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर क्या सिद्धकूट चेतनालय दिगंबर जैन मंदिर भी स्थित है। और दादीबाड़ी, दादीबाड़ी भी देख लेते हैं। दादीबाड़ी जीन दत्त सूरी का समाधि स्थल अजमेर में स्थित है, जिसको क्या कहा जाता है? दादीबाड़ी कहा जाता है। अब चश्मा ए नूर की बात कर लेते हैं। चश्मा ए नूर क्या चीज है? चश्मा ए नूर जहांगीर द्वारा बनवाया गया सुंदर सा क्या है? नाम लिख लेते हैं पहले तो अपन, चश्मा ए नूर। चश्मा ए नूर के बारे में बात कर लेते हैं। जहांगीर जी के द्वारा बनाया गया था। क्या बनाया गया था? पार्क बनाया गया था, उद्यान बनाया गया था, जिसको महल के बाहर लेक छोटा सा बनता है, बगीचा जिसको बोलते हैं, वो बनाया गया था। और बारादरी किसको बोलते हैं? शाहजहां द्वारा अन्ना सागर झील के किनारे पे बनाया गया एक दरवाजा था, जिसका नाम क्या है? बारादरी। ऐसे ही कुछ बारादरी किसका नाम है? दरवाजा था। किसके द्वारा बनाया गया? शाहजहां के द्वारा, अन्ना सागर झील के ऊपर। अब अब्दुल्ला खां का मकबरा भी कहाँ है? अजमेर के अंदर ही स्थित है। अजमेर की चूंकि अपन बात कर रहे थे। अब ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह शेरवाड़ा अजमेर के अंदर स्थित है। और काचरिया महादेव मंदिर है, ये तो बड़ा फेमस है, किशनगढ़ अजमेर के अंदर। कृष्ण जी की अष्ट धातु की, राधा जी की पीतल की मूर्ति जहां पर स्थापित की गई है, काचरिया महादेव मंदिर किशनगढ़। ये देखो, थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, मैप में मजा आ जाएगा। किशनगढ़, यहाँ पे काचरिया महादेव जी का मंदिर यहाँ पे है, ठीक है। केहरी गढ़ी किला, केहरी गढ़ी किला अजमेर में ही है, ये भी किशनगढ़ के अंदर ही स्थित है, केहरी गढ़ी किला। और इस किले के आंतरिक भाग को जीव रखा कहा जाता है। ये जो दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग, अब इसकी बात कर लेते हैं। तारागढ़ दुर्ग किसके द्वारा बनाया गया था, कैसे क्या बना, उस सबकी हम बात कर लेते हैं। तो जो तारागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है, ये जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका निर्माण अजय राज जी ने करवाया था। और पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम बदल करके अजयमेरू पहले इसका नाम था, उसके बाद में इसका ताराबाई के नाम पे इसका नाम कर दिया गया और इसका नाम कर दिया गया तारागढ़। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी के नाम पे इसका नाम कर दिया तारागढ़। अब इसे अजयमेरू, गढ़ बीठली और राजपुताने की कुंजी और अरावली का अरमान के उपनाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? ये जो दुर्ग है, ये इस दुर्ग का क्या नाम है? तारागढ़ दुर्ग नाम है। इसको गढ़ बीठली दुर्ग भी कहा जाता है, इसको राजपुताने की कुंजी भी कहा जाता है, अरावली का अरमान भी इसको कहा जाता है, तारागढ़ दुर्ग को। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण जो हुए थे ना, वो इसी दुर्ग के ऊपर हुए थे, तारागढ़ दुर्ग के ऊपर ही हुए थे। अब रूठी रानी का महल है, रूठी रानी का महल भी तारागढ़ दुर्ग के अंदर ही है। इसका भी एक बड़ा अजीब मस्त सा किस्सा है रूठी रानी वाला भी, जो हमने पहले एक वीडियो में बता रखा है। और आपने यदि अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक है, वो हम डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, देख लेना। घोड़े की मजार तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर स्थित है, घोड़े की मजार। और मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। तो अभी तो तारागढ़ दुर्ग के अंदर ये जो दरगाह है, मीरान साहब की दरगाह, इसको देखने के लिए काफी लोग आते हैं। अब बिशप हेबर ने अजमेरू दुर्ग को दूसरा जिब्राल्टर कहा था, ठीक है। जिब्राल्टर की संज्ञा किसने दी थी? बिशप हेबर ने। किसको? अजमेरू दुर्ग को। अजमेरू दुर्ग का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? तारागढ़ दुर्ग नाम कर दिया गया था, पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी के नाम ताराबाई के ऊपर।
दोराई के युद्ध के बाद में दारा सिकों ने इसी दुर्ग के अंदर क्या की थी, अपनी शरण ली थी। दारा सिकों का जन्म इसी दुर्ग के अंदर हुआ था। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं अपन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती महाराज की दरगाह के बारे में। ये जो है, ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह है। कहाँ में है? अजमेर के अंदर है। इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा साहब थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में त्रैन के द्वितीय युद्ध के समय जो चिश्ती साहब है वो इंडिया आए थे, भारत में आए थे। इसके वास्तविक निर्माता थे गयासुद्दीन तुगलक, मांडू के जो राजा थे वो थे। और इसका जो निर्माण है प्रारंभ में इल्तुतमिश ने करवाया था। बाद में पूर्ण मुगल शासक हुमायूं के द्वारा इसका निर्माण पूरा करवाया गया था, यानी इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। और दरगाह के जो मुख्य इसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स हैं जिनसे काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। दरगाह का जो मुख्य दरवाजा है, इधर से मतलब इस तरह का एक दरवाजा है, इधर की तरफ मुख्य दरवाजा है। मुख्य दरवाजे का जो निर्माण है वो मीर अली उस्मान जी ने करवाया था, मुख्य दरवाजा। और अब बात कर लेते हैं गुबंद की। ये जो गुबंद आपको दिख रहा है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है, मुख्य गुबंद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। मुख्य जो गुबंद ऊपर वाला दिख रहा है इसका निर्माण। और दरगाह में जुम्मा मस्जिद का भी एक निर्माण है। इसके अंदर एक जुम्मा मस्जिद है, उसका जो निर्माण है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और दरगाह के जो मुख्य मजार के चारों तरफ, अंदर की तरफ एक मजार है, उसके चारों तरफ क्या है, चांदी का एक कटहरा सा बनाया गया है जिसका निर्माण सवाई जय सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। दरगाह में देगन्स रखी हैं, कढ़ाइयाँ रखी हैं बड़ी बड़ी। तो सबसे छोटी जो कढ़ाई है ना उसका कितना वजन है? उसका वजन है 80 मण, 80 मण। अब 80 मण है, एक मण के अंदर कितने किलो होते हैं? ये वाली बात तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, तो पक्का बताना। और इसका जो है सबसे छोटी वाली जो देग है उसका निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। और बड़ी देग है जो 100 मण की है उसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था, है ना। ये छोटी वाली, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं काफी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है और यह काफी सारे बच्चों को आती भी नहीं है। तो सबसे छोटे वाली देग का निर्माण करवाया जहांगीर ने। सबसे बड़ी वाली 100 kg वाली मतलब 100 मण वाली देग का निर्माण करवाया अकबर के द्वारा। दरगाह के पास में मस्की बादशाह हाकिम बीबी को दफनाया गया था। और ख्वाजा साहब का जो उर्स है वो 1 रजब से 6 रजब तक लगता है। ये अपन याद रखेंगे, 1 रजब से 6 रजब तक लगता है। और ख्वाजा साहब का उर्स है, उर्स का जो ध्वज है वो भीलवाड़ा के गोरी परिवार द्वारा चढ़ाया जाता है। ठीक है, ये हो गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जी के बारे में। अब आगे बात कर लेते हैं अपन टोड दुर्ग के बारे में। यह है टोड दुर्ग, अजमेर का टोड दुर्ग ये वाला है। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इस टोड दुर्ग का, इसका प्राचीन नाम था बोरडवाड़ा। इसमें प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह खरवा को कैद करके जहां रखा गया था वो टोड दुर्ग था। भूप सिंह गुजर जी को जहाँ पे, यानी कि विजय सिंह पथिक और भूप सिंह गुजर जी को जहाँ पे कैद करके रखा गया था राजस्थान में अजमेर के अंदर, वो क्या था, टोड दुर्ग था। अब मैगजीन के किले के बारे में बात कर लेते हैं। मैगजीन का किला भी कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। चलो वो भी आपको दिखाई देते हैं। यह है मैगजीन का किला। अब मैगजीन का जो किला है उसका ये बाहरी दरवाजा है, उसकी बात कर लेते हैं। इसके निर्माता कौन थे? मैगजीन के किले के निर्माता थे अकबर। और वर्तमान में यहाँ पे राजपुताना म्यूजियम भी स्थित है मैगजीन के किले के अंदर। ठीक है, और इसे अकबर का दौलत खाना या अकबर का किला ये भी कहा जाता है। हालांकि इनकी एक स्टार की यदि ऊपर से देखें तो एक ऐसी सी कोई डिजाइन बनी हुई है, ऊपर से देखें तो स्टार की तरह लगता है। और मैगजीन का अर्थ पता है क्या होता है? मैगजीन का अर्थ होता है शस्त्र, शस्त्रागार जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर शस्त्र रखे हुए होते हैं वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक किला सा है जिसके अंदर वेयर हाउस से वेयर हाउस बने हैं, उसके अंदर की वो अपने औजार वगैरह रखते थे युद्ध के काम में लेने के लिए। इसका निर्माण कब करवाया गया? इसका निर्माण 1570 ईस्वी में करवाया गया था। बादशाह अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। और राजस्थान का एकमात्र जो दुर्ग है जो मुस्लिम पद्धति के द्वारा बनाया गया मैगजीन का किला। अकबर ने इस दुर्ग में बैठकर हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना थी वो इसी दुर्ग के अंदर बैठ करके बनाई थी।
ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो ने इसी दुर्ग में कब 10 जनवरी 1616 ईस्वी 10 जनवरी 1616 ईस्वी को क्या किया था, जहांगीर से भेंट की थी, इसी जगह पे की थी। और वर्तमान में इसके अंदर क्या है मैंने आपको बता दिया, राजपुताना संग्रहालय है। अब बात कर लेते हैं बादशाह की सवारी की बात कर लेते हैं। ये बादशाह की सवारी है। बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर में होली के दूसरे दिन यानी कि चैत कृष्ण द्वितीया को निकलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैत कृष्ण द्वितीया को निकलती है, यानी दूज जिसको बोलते हैं। बादशाह टोडरमल का प्रतीक है। बादशाह टोडरमल यहाँ पे बैठते हैं इनके ऊपर, और बादशाह की सवारी के आगे नृत्य किया जाता है, आगे बिरबल के द्वारा किया जाता है। बिरबल भैरव मयूर नृत्य करता है, ठीक है। बिरबल कौन सा नृत्य करता है, भैरव और मयूर नृत्य वहां पे किया जाता है बिरबल जी के द्वारा। और कहा जाता है कि ब्यावर का जो संस्थापक है उसकी भी बात बता देते हैं। ब्यावर के संस्थापक कर्नल डिक्सन थे। बादशाह दुर्ग बयाना यानी भरतपुर में स्थित है। अब बादशाह की होली की बात कर लेते हैं। बादशाह की होली है, ये देखिए, ये बादशाह की होली है। बादशाह की होली अजमेर से स्टार्ट होती है, ब्यावर से। अजमेर की बड़ी प्रसिद्ध है। अंगारों की होली भी बोलते हैं, जो केकड़ी के अंदर होती है, अंगारों से खेली जाती है। अजमेर की बड़ी प्रसिद्ध है। कोड़ामार गैर नृत्य बिनाय अजमेर का प्रसिद्ध है। अजमेर का प्रसिद्ध क्लिफ वृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर में, ठीक है। मांगलियावास अजमेर में श्रावण को अमावस्या के दिन यानी हरियाली अमावस्या के दिन क्लिफ वृक्ष मेला लगता है। कहाँ पे, अजमेर में। बनी ठनी वाला तो बहुत मतलब इतना हो गया कि पूछो ही मत। बनी ठनी का तो इतना है कि किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है। किशनगढ़ कहाँ पे है, अजमेर के अंदर है। तो बनी ठनी का चित्र तो भारत की मोनालिसा, एरिक डिक्सन ने भी कहा था कि भारत की मोनालिसा बनी ठनी है। और बनी ठनी चित्र शैली का जो चित्रकार है वो निहाल चंद थे। और भारत सरकार ने बनी ठनी चित्र पर 1973 ईस्वी में 20 पैसे का डाक टिकट है वो भी जारी किया था। बनी ठनी को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन या फयाज अली को जाता है, जिन्होंने क्या कहा था, भारत की मोनालिसा। अब बात कर लेते हैं चरी नृत्य के बारे में। ये देखो भाई, बहुत शानदार सा चरी नृत्य है, जिसकी फोटो देखने के बाद में आप कभी भी वो नहीं रहोगे, कभी भी इस चीज को भूलोगे नहीं। कुछ औरतें नाचती हैं और उनके सर पे क्या रहता है, एक घड़ा रहता है जिसके अंदर आग जलती रहती है। औरतें किन जाति की होती हैं, औरतें होती हैं वो गुर्जर जाति की होती हैं। ये देखिए, गुर्जर जाति का परिधान भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस नृत्य की जो मतलब प्रमुख नृत्यांगना है वो फल्कूबाई थी। और किशनगढ़ अजमेर के अंदर का ये जो चरी नृत्य है ये काफी प्रसिद्ध है। तो अभी आप याद रख लोगे, गुर्जर जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है प्रमुख नृत्यांगना फल्कूबाई, और किशनगढ़ का प्रसिद्ध चरी नृत्य। अब अजमेर के अंदर एक और बड़ी फेमस सी चीज है, उसके बारे में बता देते हैं। अजमेर के अंदर एक और बड़ी फेमस चीज क्या है, निम्बार्क संप्रदाय। एक बार निम्बार्क संप्रदाय के बारे में बात कर लेते हैं। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, पीठ बोलते हैं जिसे, इस्लामाबाद किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। क्या, निम्बार्क संप्रदाय वह है ये। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। निम्बार्क संप्रदाय क्या है क्या नहीं है। रूपनगर नदी के किनारे पे स्थित है। रूपनगर नदी अजमेर से निकलती है, और ये भी आपको राजस्थान मैप के द्वारा पढ़ाएंगे। नदियों वाला पार्ट भी बहुत मजा आएगा पढ़ने में। यहाँ राधाष्टमी के दिन मेला भरता है। इसके प्रवर्तक कौन है, निम्बकाचार्य। और इस संप्रदाय के अन्य नाम कौन है, राधा वल्लभ संप्रदाय, हंस संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय। लाखन कोठरी कौन है, ये सबसे बढ़िया। राजस्थान में हिंजड़ों की सबसे बड़ी गद्दी किसको बोलते हैं, लाखन कोठरी को बोलते हैं। बघेरा का तोरण द्वार अजमेर के अंदर ही स्थित है। पनेर अजमेर, तेजाजी का ससुराल जहां पे था वो अजमेर में है। सुरसुरा, सुरसुरा नाम वाली जगह याद रहेगी आपको, क्योंकि यहाँ पर तेजाजी की मृत्यु हो गई सांप के काटने के ऊपर। तो ये कहाँ पर है, सुरसुरा। सुरसुरा अजमेर के अंदर स्थित है। प्राणहेड़ा के बालाजी मंदिर केकड़ी के पास अजमेर में स्थित है। और नवग्रह मंदिर अजमेर में स्थित है। नौरोली के जैन मंदिर अजमेर में स्थित है।
अब अपन बात कर लेते हैं अजमेर के भूगोल के बारे में। शुभंकर खड़मोर है इसका। अजमेर का जो शुभंकर है उसको हर जिले का शुभंकर होता है, तो अजमेर का शुभंकर खड़मोर है। अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान के बीचों बीच ही इसका वो है स्थिति है इसकी, जो राजस्थान के बीचों बीच है। इसके अंदर से सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, चौराहे लगते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों के। तो एक तरह से इसको राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी कहा जाता है, सांप्रदायिक सद्भावना का जिला भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे तो हिंदुओं के प्रसिद्ध स्थान है और यहीं पे मुसलमानों के प्रसिद्ध स्थान है, तो इनको सांप्रदायिक सद्भावना का जिला भी कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से अजमेर को 2 भागों में बांटा जाता है। यह एक तो नाथद्वार विधानसभा क्षेत्र में इसको शामिल कर लिया जाता है, और एक मैन रहता है इनका अजमेर रहता है। अजमेर की आकृति है वो भी देख लो आप, एक त्रिभुजाकार की तरह ही आकृति है। तो अजमेर की जो आकृति है वो भी त्रिभुजाकार की तरह ही है। और अजमेर का जो परिवहन कोड है वो भी मैंने स्टार्टिंग से बता दिया था कि इसका जो परिवहन कोड है वो है AJ01। अब आगे बात कर लेते हैं कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम के कारण भी अजमेर है वो काफी प्रसिद्ध है। किस तरह से प्रसिद्ध है चलिए बात कर लेते हैं। अरुणा राय का जन्म स्थान कहाँ पे है? अरुणा, ऐसे अरुणा राय, अरुणा से अजमेर। अजमेर जो क्या थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, सूचना के अधिकार से रिलेटेड, तो सूचना का अधिकार के अधिनियम से रिलेटेड थी। कौन थी? अरुणा राय, जिनका जन्म स्थान अजमेर में हुआ। सामाजिक कार्य शोध केंद्र की स्थापना कहाँ पर? अजमेर में की गई। राजस्थान का पहला सामाजिक कार्य शोध केंद्र अजमेर, अरुणा राय की वजह से। बांकाराम द्वारा बेयरफुट संस्थान की स्थापना, बांकाराम के द्वारा बेयरफुट संस्थान की स्थापना कहाँ पर? अजमेर में की गई। अब एक बड़ी मिल्स के बारे में बात कर लेते हैं। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ब्यावर। कहाँ पे है ब्यावर? ये रही ब्यावर। कृष्णा मिल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कब की गई? 1889 के अंदर इसकी स्थापना की गई। इसके संस्थापक सेठ दामोदर दास राठी थे। राज्य की प्रथम कौन सी मिल है ये? कृष्णा मिल्स, सूती मिल्स है ये। सूती वस्त्र यहाँ पे बनते हैं। एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, ये भी कहाँ पर है? ये ब्यावर में। एडवर्ड मिल्स, इसकी स्थापना कब की गई? 1906 के अंदर इसकी स्थापना की गई। और श्री सीमेंट कंपनी ब्यावर, उत्तरी भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी। टेक्सटाइल पार्क किशनगढ़, पत्थरों के मामले में। संगमरमर मंडी किशनगढ़। आंवला नर्सरी अजमेर। पद्मा डेयरी अजमेर में, राज्य की सबसे प्राचीन दूध डेयरी। फूलों की मंडी पुष्कर में। ठीक। अंडों की टोकरी अजमेर को कहा जाता है। सर्वाधिक मुर्गी पालन अजमेर में होता है, जबकि सर्वाधिक देसी मुर्गियों का पालन कहाँ पे होता है? बांसवाड़ा के अंदर होता है। तो सर्वाधिक अंडे पालन कहाँ पे होते हैं? अजमेर में होते हैं, इसलिए इनको अंडों की टोकरी कहा जाता है। देसी वाले तो बांसवाड़े में होते हैं। देसी वाले नीचे नीचे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जहां से कर्क रेखा गुजरती है, आ रहा है ना, इमेज बैटरी ना मैप की अपने दिमाग के अंदर में। राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान भी अजमेर में ही होगा, क्योंकि अजमेर जहाँ पे अंडे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो होते हैं, तो प्रोड्यूस होते हैं। तो केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं चारा अनुसंधान संस्थान रामसर अजमेर में स्थित है। रामसर अजमेर के अंदर कौन सा? केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं चारा अनुसंधान संस्थान। अभी क्वेश्चन आया था, कल वाले एग्जाम के अंदर ही क्वेश्चन आया था, 11 तारीख को जो फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम है उसके अंदर। एस्ट्रोटक पार्क अजमेर में स्थित, जिसे अंतरराष्ट्रीय होली का मैदान बनाया गया है। होली जहां पे खेली जाती है, एस्ट्रोटक पार्क अजमेर में। केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सींदरी किशनगढ़ अजमेर में स्थापित किया गया। किशनगढ़ अजमेर के अंदर। बाकी जयपुर से टच में होता हुआ जिला है, तो काफी डेवलप्ड है ये। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के अंदर स्थित है। और माध्यमिक शिक्षा RBSC का जो बोर्ड है वो भी अजमेर के अंदर स्थित है। 1 अगस्त 1957 के अंदर बना था। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर RPSC कब बना? 20 अगस्त 1949। क्या
RPS। राजस्व मंडल का मुख्यालय भी अजमेर में है, 1 नवंबर 1949 को। अन्ना सागर झील की बात थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात अपनी की हुई है अन्ना सागर झील के बारे में। अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? है कहाँ पे अन्ना सागर झील? अजमेर के अंदर है। निर्माण चंद्रा नदी का जल रोक करके किसने करवाया? अन्ना जी के द्वारा करवाया गया। जहांगीर ने इस झील के पास में दौलत बाग का निर्माण करवाया। वर्तमान में इसको कहा जाता है सुभाष उद्यान। असमत बेगम यानी नूर जहां की माता ने सर्वप्रथम गुलाब से इत्र बनाने की विधि यहीं से सीखी थी। शाहजहां ने अन्ना सागर झील के पास बारादरी का निर्माण करवाया। ये बातें हैं। पुष्कर झील की भी बातें कर लेते हैं। पुष्कर झील जो हिंदुओं की सबसे क्या कहते हैं, हिंदुओं की सबसे तीर्थ कर वाली झील कहा जाता है। पुष्कर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर मेले को राजस्थान का रंगीन मेला भी इसको कहा जाता है। हिंदुओं का 5वां तीर्थ पुष्कर को कहा जाता है। अजमेर के अंदर तीर्थों का मामा भी पुष्कर को कहा जाता है। वेद व्यास जी ने यहाँ पे क्या किया था? महाभारत की रचना की थी इसके किनारे बैठ करके। इसी झील में महात्मा गांधी जी की जो अस्थियां हैं वो विसर्जित की गई थी। इसके किनारे एक मान महल स्थित है जिसका निर्माण किसने करवाया? मान सिंह जी ने करवाया था। इस झील के किनारे सावित्री माता जी का मंदिर है जो रत्नागिरी पर्वत की चोटी पर स्थित है। गो घाट पर गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। इस झील में सफाई का कार्य किसके सहयोग से किया गया था? कन्नाडा के सहयोग से। इस झील के किनारे विश्वामित्र ने तपस्या की थी जिसे मेनका ने भंग कर दी गई थी। अप्सरा मेनका के द्वारा विश्वामित्र की तपस्या भंग की गई थी। कहां पर? पुष्कर झील के किनारे। और आगे बात कर लेते हैं महिला घाट का निर्माण 1911 के अंदर मैडम मेरी के आगमन पर करवाया गया था। वर्तमान में इसे कहा जाता है गांधी घाट। महात्मा गांधी जी की अस्थियां जहां पर विसर्जित की गई थी। इस झील के किनारे कुल कितने घाट हैं? 52 घाट हैं। कहा जाता है कि इसको ब्राह्मणों के द्वारा खोदा गया था। इसका नाम पुष्कर झील इसलिए पड़ा था। अब एक और झील का बात करते हैं, विशल सागर झील, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया। नारायण सागर झील जो अजमेर के अंदर स्थित है। एक बात और देख लेते हैं, फोय सागर झील की बात कर लेते हैं। फोय सागर झील, इसका निर्माण बाड़ी नदी पर बांध बनाकर इंजीनियर फोय द्वारा करवाया गया 1891 और 92 में। अकाल राहत कार्यों से मुक्ति दिलाने के लिए इंजीनियर साहब फोय के द्वारा बांडी नदी को रोक करके इस झील का निर्माण किया गया। मकरेड़ो झील कहां पर है? अजमेर के अंदर है। मोड़ोती सिंचाई परियोजना कहां पर है? अजमेर के अंदर है। अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य। ये अभ्यारण्य कहां पर है? ये कर्नल जेम्स टोड के नाम पर पड़ा हुआ है इसका नाम। और अभ्यारण्य की स्थापना अजमेर पाली राजसमंद, अजमेर पाली राजसमंद, इधर से राजसमंद पाली राजसमंद है ना, यहाँ पर अरावली टोडगढ़ अभ्यारण्य है। लूणी नदी भी यहीं से निकलती है। लूणी नदी का स्थल नाग पहाड़ अजमेर से है। और यह नदी अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में से बहती है। इसको मैप से पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छा लगेगा, एकदम से याद हो जाएगा। महाकवि कालिदास ने इसे अंत सलीला भी कहा था। और इस नदी की जो कुल लंबाई वो 495 किलोमीटर है। ये आगे पढ़ेंगे अपन। अरावली का जो न्यूनतम विस्तार है वो भी अजमेर से ही होता है। खुली जेल का निर्माण बिनाए अजमेर में किया गया था। दूसरा, कांच से निर्मित हवाई अड्डा अजमेर के अंदर ही स्थित है। 5वां हवाई अड्डा राजस्थान का। और एनसीईआरटी का क्षेत्रीय कार्यालय भी अजमेर के अंदर ही स्थित है। उसके बाद में मेयो कॉलेज 1875 के अंदर बनी थी। मेयो कॉलेज उसमें कर्नल वोल्टर थे योजना के जनक, और वायसराय मियो ने के नाम पे पड़ी इसका जो नाम है मेयो कॉलेज। और तेड़ की छतरियां अजमेर में दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित जो है तबीजी, यानी तबीजी क्या है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में है। और प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर के अंदर है। कानपुर यानी अजमेर में बराक ओबामा द्वारा की गई कॉन्फ्रेंस के कारण भी ये काफी प्रसिद्ध रहा है। हिंदुस्तान मसील HMT का कार्यालय भी कहाँ है? अजमेर के अंदर है। तो ये था अजमेर, ठीक है। अब अगला जो अपना होगा वो अलवर होगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।